अब हम आपको पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के खिलाफ चल रहे अभियान की एक बहुत विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद से घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है। घुसपैठियों के खिलाफ यह अभियान डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट मॉडल पर चल रहा है। जो आपकी स्क्रीन पर है यही है फॉर्मूला। डिटेक्ट यानी सबसे पहले इनकी पहचान करो, फिर इनके नाम डिलीट करो और फिर इन्हें डिपोर्ट करो। अभी तक पश्चिम बंगाल में 2000 बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो चुकी है और जैसे जैसे इन घुसपैठियों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई तेज हो रही है, उनकी भीड़ लगातार भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहली बार भारत से वापस भागने वाले घुसपैठियों की भीड़ बॉर्डर पर इस प्रकार से जमा हुई है। ये जाने वाले लोग हैं जो वापस भाग रहे हैं। पहले ऐसी भीड़ आने वालों की हुआ करती थी। पहले इस प्रकार की जो भीड़ होती थी बॉर्डर पर, वो बांग्लादेश से आने वालों की होती थी, अब भागने वालों की हो रही है। ये भीड़ उत्तर 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर है, जो भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर यह जगह स्थित है। और सबसे पहले आप यहां की ये तस्वीर देखिए, कैसे ये घुसपैठिए अब वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। हकीमपुर चेक पोस्ट पर डीडी न्यूज के संवाददाता सौरभ दत्त ने जब इन बांग्लादेशी घुसपैठियों से आज बातचीत की तो कई बड़े बड़े खुलासे हुए। जैसे कई घुसपैठिए पिछले 50 वर्षों से पश्चिम बंगाल में खुलेआम रह रहे थे, सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा उठा रहे थे, यहां के चुनावों में वोट भी डाल रहे थे, यानी उनके वोटर आईडी कार्ड भी बन गए थे। भारत और बांग्लादेश की इस सीमा से आज हम आपको कई घुसपैठियों पर ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे और आप इनकी बातें सुनकर खुद समझ जाएंगे कि घुसपैठ हमारे देश के लिए कितनी बड़ी समस्या है और ये कितनी खतरनाक चीज है। आज ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे देश के उन नेताओं को, बुद्धिजीवियों को, उन पत्रकारों को भी देखनी चाहिए जो ऐसे घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उन्हें बचाने के लिए हर प्रकार की तरकीब लगाते रहते हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें बच्चू मुंशी नाम का एक घुसपैठिया अपने परिवार के साथ पिछले कई दशकों से पश्चिम बंगाल में रह रहा था, लेकिन अब उसे वापस भागना पड़ रहा है। अब देख सकते हैं कि इस तरह से डिपोर्ट हो रहा है। यहाँ पर आ रहे हैं ऑफिसर्स आ रहे हैं और ये फिर से जो अपना बोरिया बिस्तर है, बोरिया बिस्तर लेकर ये लोग जा रहे हैं एक एक करके। जो कह रहा था कि डिपोर्ट का प्रोसेस, वो डिपोर्ट का प्रोसेस अब चालू हो गया है। ये जा रहे हैं अपने देश पर हाकिमपुर चेक पोस्ट पे और ये बोरिया बिस्तर बांधकर इनको जाना पड़ रहा है। जा रहे हैं, जो सामान लेकर आए थे वो सब लेकर वो यहाँ चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कहाँ काम करते थे? कहाँ रहते थे आप? कलकत्ता का कहाँ? दमदम एयरपोर्ट। हमारा जन्म तो इधर ही है। तो आपका उम्र कितने साल हुआ? मेरा उम्र अभी 22 हो रहा है और मेरा पापा आया है। मेरा पापा का उम्र तब 9 साल था, 9 से 10 साल था तब आए हैं। तो पापा का उम्र अब क्या है? अब पापा का उम्र, हमारा जन्म तो इधर ही है। तो आपका उम्र कितने साल हुआ? मेरा उम्र अभी 22 हो रहा है और मेरा पापा आया है। मेरा पापा का उम्र तब 9 साल था, 9 से 10 साल था तब आए हैं। तो पापा का उम्र अब क्या है? अब पापा का उम्र 48 है। 48। हाँ। मतलब 48 ईयर्स से आप लोग यहाँ पर हैं? हाँ 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 हाँ। जब आई थी तब कोई नहीं पकड़ा था, एकदम मेन बॉर्डर से आया। मेन बॉर्डर से वोट है, सब मेन बॉर्डर से वोट है। 24 में वोट दिया। 24 में वोट दिया आपने? कैसे दिया? 24 में वोट दिया। आपका आधार कार्ड भी है? हाँ। पैन कार्ड भी है? हाँ।
सब है। हाँ आधार, वोटर, पैन सब है। हाँ, सब है। हाँ? तो आप लोग सरकारी जो सुविधाएं थे वो सब मिलता था? हाँ मिलता था, क्या क्या सुविधाएं मिलता था? राशन मिलता था, गैस मिला, ठीक है। जब वोटर कार्ड डिलीट हो गया इसलिए हम लोग ज़्यादा जो मकान में रहता है मकान मालिक बोला है जो तुम लोग घर छोड़ दो। आपका वोटर कार्ड इस बार SIR में डिलीट हुआ? है सर में डिलीट है। अब देखिए, बच्चू मुंशी नाम का ये घुसपैठिया और उसका परिवार हमारे देश के संसाधनों को दीमक की तरह खा रहा था। और ये सिर्फ एक परिवार नहीं है, ये बच्चू मुंशी तो एक व्यक्ति का नाम है। ऐसे हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाहर से घुसपैठिए बनकर यहां आए और हमारे संसाधनों पर वो जी रहे हैं और यहां तक कि हमारे चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, हमारे चुनावों में वोट डाल रहे हैं। ये लोग तय कर रहे थे कि इन राज्य के चुनावों में कौन जीतेगा, कौन हारेगा। आज इस प्रकार का जो घुसपैठिया है वो खुद ये आपको बता रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार में इन्हें कोई परेशानी नहीं थी, इन्हें सभी सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन बीजेपी सरकार के आने से सब कुछ रातों रात इनके लिए बदल गया। तो TMC के जब सरकार थी तब आप लोग अच्छे थे? हाँ तब कुछ नहीं होगा। आप लोगों का अच्छा दिन था तब? हाँ अच्छा दिन। कैसा दिन था तब? TMC के शासनकाल कैसा था आप लोगों के, मतलब आप लोगों के नजरिए? कोई कुछ नहीं बोलेगा, काम करता था, खाता था, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कब? ये कब कोई कुछ नहीं बोलता? कोई नहीं किसी को कब नहीं बोलता? TMC के शासन का कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कमाता है खाता है। जब ये दूसरा पार्टी आई तब तो हम लोग का सोनी चढ़ गई। उससे पहले एकदम ठीक था। सब खातिरदारी सब ठीक था। हाँ ठीक था। हाँ? तो ये घुसपैठिया कह रहा है कि जब तक ममता बनर्जी की सरकार थी तब तक सब ठीक था, कोई कुछ नहीं कहता था, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। तो कोई कुछ क्यों कहेगा जब इस प्रकार के लाखों लोग वोट डाल रहे हैं ममता बनर्जी जैसे नेताओं के लिए। इसीलिए इस प्रकार के जो घुसपैठिए हैं इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, इन्हें अपने देश में स्थापित किया जाता है, इनके वोटर ID कार्ड बनवाए जाते हैं, इनके राशन कार्ड बनवाए जाते हैं, इन्हें तमाम तरह की मुफ्त की सुविधाएं दी जाती हैं, इन्हें मुफ्त बिजली मिलती है, इन्हें बाकी की सारी मुफ्त वाली सुविधाएं मिलती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि ये कुछ चुने हुए नेताओं को अपना वोट डालकर जिता सके। और एक तरीके का समझौता होता है इस प्रकार के घुसपैठियों और हमारे देश के कुछ नेताओं के बीच। आप हमें वोट डालते रहिए, हमें जिताते रहिए, सुनिश्चित करते रहिए कि हम सत्ता में रहें, और जब तक हम सत्ता में रहेंगे हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। ये एक समझौता है जो अभी तक चलता आ रहा था। अब आप एक और घुसपैठे की कहानी सुनिए जो पश्चिम बंगाल में वर्ष 2004 से रह रहा था, लेकिन अब वो भी अपने परिवार के साथ भारत छोड़कर वापस जा रहा है। ये भी देखिए। आप कब का है? हम 2004-5 हो गए। 2004-5 को आए, मतलब 21 साल हो गया यहाँ पर। हो गया। तो आप तो वोट भी दिए 21 साल आए। नहीं, मेरा बाप का हुआ नहीं था उस टाइम में, इसलिए दूसरी बार जब हुआ था जो नाम आया नाम काट गया, इसलिए चला गया। पिताजी का नाम वोटर लिस्ट में कब इंक्लूड हुआ? इस बार इंक्लूड हुआ? इंक्लूड मतलब डिलीट हुआ या डिलीट हो गया। नाम उठा कब था? नाम उठा था 2014। 2014 में नाम उठा था। कौन उठाया था? ये मालूम नहीं हमको, मैंने नहीं किया था ना। तो आप लोगों के नज़र में जो पिछली सरकार थी, कैसा था पिछली सरकार? इसलिए सरकार जो सरकार वो सरकार जानते हैं, हमारे हिसाब से दोनों सरकार सही है। नहीं, आप दोनों सरकार सही सही है। क्यों बोल रही हैं? देश जैसे सरकार चलाता है जो अच्छा होता है वही तो सरकार करेगा ना। ये सारे घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में अब तक बड़े आराम से रह रहे थे, चुनाव के दौरान वोट डालते थे। पिछले 15 वर्षों में ममता बनर्जी की सरकार में इन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये बीजेपी की सरकार आई, इसने घुसपैठियों को भगाने का जो अभियान शुरू किया, अब उसकी वजह से ये सारे लोग भारत से छोड़ कर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। तो TMC के जब सरकार थी तब आप लोग अच्छे थे?
हाँ तब कुछ नहीं होगा। आप लोगों का अच्छा दिन था तब? हाँ अच्छा दिन। कैसा दिन था तब? टीएमसी के शासनकाल कैसा था आप लोगों के, मतलब आप लोगों के नजरिए? कोई कुछ नहीं बोलेगा, काम करता था, खाता था, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कब? ये कब कोई कुछ नहीं बोलता? कोई नहीं किसी को कब नहीं बोलता? काम नहीं करता था, ऐसे ही घूमता था, खाता था। बचपन से इधर ही है हम लोग। जब पैदा हुआ था आँख खोल के देखा इंडिया है, ठीक है। तो अब जाना पड़ रहा है क्योंकि अपना जो पेरेंट्स है, जो अपना दादाजी हो वो बांग्लादेश में रहता था। अब इधर हम लोग पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो तब से रहना स्टार्ट किया हम लोग। कभी गया नहीं, आज पहली बार जा रहा हूँ। मेरा तो पैदा ही इधर हुआ, लेकिन पापा दादू लोग इन लोग तो बहुत पहले से आया ना इधर, 40-50 साल से है इधर। हम लोग तो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं बांग्लादेश में। सबका वोटर कार्ड बन गया था? हाँ हाँ, जब 40-50 साल कट कर दिया। वो सब तो ऐसा ही बन गया आप लोगों का वोटर कार्ड है। है? आपने कौन कौन ईयर में वोट दिए? मैंने 24 में आ रहा है, अभी 26 में दोनों में वोट दिया, तो इस बार इस बार में नहीं कटा? नहीं कटा। हाँ? तो फिर क्यों जा रहे हो? वोटर कार्ड नहीं कटा? मम्मी पापा का कट गया, तुम्हें क्या रखे क्या करूँ। अभी हम लोग को उधर रहने भी नहीं दे रहा है। बोल रहा तुम बने तो क्या हुआ, मम्मी पापा तो बांग्लादेश का है ना, तो अभी हम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते। पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल घुसपैठियों का एक ऐसा सेंटर बन चुका है जहां से देश भर में घुसपैठियों को भेजा जाता था। तो ये मत समझिए कि सारे घुसपैठिए सिर्फ पश्चिम बंगाल में आकर बस जाते थे। इन घुसपैठियों को हमारे देश में लाने के लिए एक पूरा सिस्टम काम करता था, और इसके लिए बांग्लादेश और भारत दोनों ही देशों में अलग अलग तरह के एजेंट काम करते थे, एक दूसरे के साथ मिलकर। भारत का एजेंट बांग्लादेश में बैठे एजेंट को यह बताता था कि घुसपैठियों को किस दिन बॉर्डर पार करवाना है, किस दिन इन्हें यहां लाना है। इसके बाद घुसपैठियों को पैदल बॉर्डर पार कराया जाता था और पश्चिम बंगाल में पहुंचते ही उन्हें बस में बैठाकर हावड़ा स्टेशन तक पहुंचाया जाता था। फिर ट्रेन के जरिए इन्हें देश भर में भेज दिया जाता था। तो सोचिए, ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, ये पूरे देश में इधर उधर बिखर जाते थे, दिल्ली तक आ जाते थे, पंजाब तक चले जाते थे। भारत लाने के लिए हर घुसपैठिए से ये जो एजेंट्स हैं, ये लगभग 10,000 रुपए लेते थे। इसका खुलासा खुद एक घुसपैठिए ने किया है। ये घुसपैठिया केरलम में काम करता था और अब वो पश्चिम बंगाल के रास्ते वापस बांग्लादेश जा रहा है। तो जरा देखिए कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल के रास्ते आया पश्चिम बंगाल में, उसके बाद केरलम चला गया, वहां काम कर रहा था, अब केरलम से वापस भागकर बांग्लादेश जा रहा है। और ऐसे हमारे पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, शहरों में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में न जाने कितने लाखों करोड़ों घुसपैठिए होंगे जो इसी रास्ते से आए होंगे, और अब हमारे पूरे देश में ये लोग फैल चुके हैं और इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। वो मुर्शिदाबाद जुलूंगी बॉर्डर है ना, उधर से लेके जाता है। वो दलाल है, आदमी है, 5,000-6,000 ऐसा पैसा देकर हम लोग जाता है। एक टीम है, 500 आदमी का टीम है वो आदमी का। वो रात में किधर से अच्छा है, किधर से बीच नहीं है, उधर से लेके जाता है। पहले केरला आदमी था, तो हम लोग वो आदमी को फ़ोन करता है, वो कैसे पहुँचेगा केरला में। फिर वो आदमी नंबर देता है, ऐसे ऐसे आदमी था, उसका कॉल करो। फिर वो आदमी को हम लोग कॉल करता है, वो आदमी बताता है 2 दिन के बाद, 1 हफ्ता के बाद आओ। 10,000 10,000 लेता है इंडियन का। इंडियन का। तो फिर यहाँ के डॉक्यूमेंट्स कुछ बना है? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, आधार भी नहीं? कुछ नहीं है। पहले जो आदमी बांग्लादेश में पकड़ता है, वो आदमी के पास देता है। अच्छा, कितना देता है उसको? 6,000-7,000 ऐसे। और फिर बंगाल में घुसने के बाद? और उस तरफ घुसने के बाद ये आदमी को पैसा देना पड़ता है। कितना? ऐसा है वो 6,000-7,000। तो दोनों मिलाकर तो 14,000 हो गया। नहीं, एक ही है, लेकिन वापस जाएगा उस टाइम उसका देना पड़ेगा, अच्छा। और इधर आने का टाइम वो आदमी को देना पड़ेगा। अब पश्चिम बंगाल में कई इलाकों से इसी प्रकार के घुसपैठियों को लगातार पकड़ा जा रहा है और इन्हें होल्डिंग सेंटर्स में अभी रखा जा रहा है। जैसे मुर्शिदाबाद के लालगोला में 65 घुसपैठियों को एक ऐसे ही होल्डिंग सेंटर में रखा गया है। अब तक लगभग पश्चिम बंगाल में 179 घुसपैठियों को इस प्रकार के होल्डिंग सेंटर्स में रखा गया है। घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब 23 जिलों में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। होल्डिंग सेंटर्स में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा जाता है और
प्रशासन को यह डर है कि ये घुसपैठिए हमारे देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकते हैं, कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं अगर ये यहां से भाग गए तो। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर ममता बनर्जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, उनके लिए जो मकान बनाए गए थे, उनके लिए जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी, अब उन्हीं में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। जैसे ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में पथेर साथी के नाम से सड़क किनारे रेस्ट हाउस बनाने की एक योजना उन्होंने बनाई थी। रेस्ट हाउस बनाए हुए थे सड़क के किनारे। इनका मकसद था कि जब पर्यटक यहां पर आएंगे तो वो यहां पर रुक सकते हैं और यहां पर आराम कर सकते हैं। इससे पश्चिम बंगाल में टूरिज्म बढ़ेगा। अब टूरिज्म तो नहीं बढ़ा, लेकिन घुसपैठ जरूर बढ़ गई। और अब ये जो सेंटर्स बनाए थे ममता बनर्जी ने पर्यटकों के लिए आराम करने के लिए, अब इनमें होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। आज हमने आपको जो रिपोर्ट दिखाई वो हमारे देश के 146 करोड़ लोगों की आंखें खोलने वाली है। ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ एक पश्चिम बंगाल राज्य की कहानी है। जो खबर हमने आपको दिखाई है इसका असर आपके ऊपर भी पड़ता है, आपके परिवार के ऊपर भी पड़ता है, आपके बच्चों के भविष्य के ऊपर भी पड़ता है और इससे आपके अपने परिवार की सुरक्षा भी खतरे में आती है। यह रिपोर्ट बताती है कि घुसपैठ हमारे देश की कितनी बड़ी और खतरनाक समस्या है और इसीलिए भारत के गृह मंत्रालय ने घुसपैठ जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए अब एक बहुत ही उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी यह समझने की कोशिश करेगी कि धार्मिक स्तर पर हमारे देश की जनसंख्या का यह संतुलन आखिर कैसे बिगड़ा। वैसे हमारे देश में अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए यह पहले भी बताया जा चुका है कि घुसपैठ से हमारी डेमोग्राफी कैसे बदल रही है। जरा आंकड़े देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। हमारे देश में वर्ष 2016 तक लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, लेकिन हमारा यह मानना है कि इनकी संख्या 2 करोड़ से कहीं ज्यादा होगी। वर्ष 1998 में असम के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सिन्हा ने असम में घुसपैठ को लेकर एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। इसमें कहा गया था कि घुसपैठ की वजह से असम के कई जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है। यह आंकड़ा देखिए, असम में वर्ष 1951 में लगभग 25% मुस्लिम आबादी थी। ध्यान से देखिएगा, 25% मुस्लिम आबादी थी, जो 2001 में बढ़कर 31% हो गई और 2011 में बढ़कर 34% हो गई। देखिए, 1951 में लगभग 24.5% आबादी मुसलमानों की, 2011 में 34% हो गई। असम की तरह पश्चिम बंगाल और बिहार में भी यही समस्या है। पिछले कुछ दशकों में पश्चिम बंगाल और बिहार के बॉर्डर वाले इलाकों में मुस्लिम जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 1951 में लगभग 20% मुस्लिम आबादी थी और 2011 में बढ़कर यह 27% हो गई। लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे बॉर्डर से लगे जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी आज 66% है और मालदा में 51% है। सोच कर देखिए। इसी तरह बिहार के बॉर्डर वाले जिले जैसे किशनगंज में 68%, अररिया में 43% मुस्लिम आबादी है, जबकि बिहार में मुस्लिम आबादी लगभग 17% हो चुकी है। वर्ष 2005 में असम में घुसपैठ से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अवैध घुसपैठ भारत पर बाहरी आक्रमण जैसा है, क्योंकि इससे यहां रहने वाले स्थानीय नागरिकों के हितों को बहुत उस पर बुरा असर पड़ता है। उस समय अदालत ने माना था कि अवैध घुसपैठ की वजह से भारत की डेमोग्राफी बदल रही है और वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक 65 वर्षों में हिंदू आबादी हमारे देश में लगभग 8% कम हो गई और मुस्लिम आबादी 4% बढ़ गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1950 में पूरे देश में 85% हिंदू थे कुल आबादी में और 2015 में घटकर हिंदुओं की आबादी 85 से 78% रह गई, जबकि इसी दौरान मुसलमानों की आबादी 10% से बढ़कर 14% हो गई। बॉर्डर्स सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लाइन नहीं होते। बॉर्डर किसी देश की सुरक्षा होती है, उसकी पहचान होती है, उसका भविष्य होती है। लेकिन जब कोई बॉर्डर बिना आवाज के टूटने लगे तो सबसे बड़ा खतरा उस देश को होता है, वहां रहने वाले लोगों को होता है और वहां की कानून व्यवस्था को होता है।
लेकिन आज एक और बड़ा मुद्दा मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। आज जो हमने आपको ये रिपोर्ट दिखाई, पश्चिम बंगाल में ये वर्षों से हो रहा था, खुलेआम हो रहा था, सबको पता था। और जैसे ही सरकार बदली, आप देखिए कैसे ये तस्वीर, आप समझ लीजिए कि धरती को फाड़कर बाहर निकल आई। आज आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पश्चिम बंगाल पिछले 15 सालों से कैसे एक टाइम बॉम्ब पर बैठा हुआ था, और ये टाइम बॉम्ब सिर्फ फटने का इंतजार कर रहा था। ये टाइम बॉम्ब सबको दिखाई दे रहा था। सब जानते थे कि लाखों की संख्या में पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं, सब जानते थे। लेकिन आज हमारा सवाल है देश के विपक्षी नेताओं से, क्या इस टाइम बॉम्ब को छुपाकर हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने हमारे देश के साथ धोखा नहीं किया? आज बड़ा सवाल है मीडिया से। ये सारे पत्रकार जो कहते हैं कि मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाते आजकल, जो ये सारे पत्रकार जो अपने आप को कहते हैं कि हम पत्रकारिता करते हैं, ये इतने वर्षों से कैसे इस खबर को दबाए हुए बैठे थे? तब इन सारे पत्रकारों ने, हमारे देश के मीडिया ने एक बार भी मुश्किल सवाल ममता बनर्जी से क्यों नहीं पूछा? एक बार भी एक भी मुश्किल सवाल देश के विपक्षी नेताओं से तब क्यों नहीं पूछा? एक बार भी इन घुसपैठियों के खिलाफ कोई मुहिम किसी भी बड़े पत्रकार ने, बड़े चैनल ने, बड़े अखबार ने क्यों नहीं चलाई? क्यों इन सारे के सारे लोगों ने मिलकर इस खबर को आपके सामने दबा दिया? वो सारे पत्रकार जो सोनिया गांधी से ये पूछते थे कि उनकी रसोई में क्या बनता है, रसोड़े में क्या है, वो सारे पत्रकार जो राहुल गांधी से समोसे का स्वाद पूछते थे, जो जलेबी का स्वाद पूछते थे, ये सारे समोसे पत्रकार, इनका नाम आप समोसा पत्रकार आज कह सकते हैं, इन सारे लोगों को सिर्फ समोसे और जलेबी का टेस्ट याद आ रहा था? सोनिया गांधी की रसोई में क्या बन रहा था, सिर्फ ये सवाल इन्हें याद रहा? क्या उन्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा था? आज देश को ऐसे मीडिया से जरूर सवाल पूछना चाहिए, और यही है ओजी गोदी मीडिया।